तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है क्लास 12 का, इसके विषय में। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शीत युद्ध वो वैचारिक युद्ध है या कहें वो युद्ध है जिसमें युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है पर युद्ध नहीं होता है। अगर देखिए युद्ध ही हो जाएगा तो फिर इसको युद्ध ही कह देंगे ना, शीत युद्ध क्यों कहेंगे। तो इसके विषय में मैं आपको एक टिप्पणी बताता हूँ। शार्क डोएसर एक व्यक्ति थे, महान विद्वान रहे हैं, उनकी थी कि ना युद्ध न शांति। ठीक है, तो इस पे शार्क डोएसर की टिप्पणी आपको याद रखनी है कि ना युद्ध न शांति, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, तो बता दी मैं आपको। तो बेसिकली वो युद्ध वैचारिक युद्ध जिसमें मतभेद बने रहते हैं, वैचारिक युद्ध होता है, युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है परंतु वास्तविक युद्ध नहीं होता। कोई बड़ा वास्तविक युद्ध नहीं होता। युद्ध तो होते रहते हैं छोटे मोटे, परंतु कोई बड़ा वास्तविक युद्ध नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें। और उसके बाद अब हम कारण के विषय में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कारण के विषय में जानने से पहले शीत युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई वो समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ था तो वो हुआ था जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में। ठीक है, धुरी राष्ट्र में बेसिकली पावर्स थी इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, इटली, जर्मनी, जापान जो कि हार गए थे, तो इसलिए वो पहले ही महाशक्ति बनने की दौड़ से बाहर हो चुके थे। अब बचता है कि अगर हम बात करें तो बचते हैं जो कि यूएसए था, ब्रिटेन और फ्रांस थे। ब्रिटेन और फ्रांस में चूँकि यूरोप में ही विध्वंसी फैला था, पूरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ है ये पूरा यूरोप में ही हुआ, तो काफ़ी नुकसान हो गया था ब्रिटेन और फ्रांस को। इस वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो पहले से ही पूरे बेकार हो चुके थे। तो अब बेसिकली इंडिया पूरे वर्ल्ड में दो पावर्स बचती हैं, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों के बीच युद्ध चालू होता है, शीत युद्ध का। ठीक है, अब समझते हैं कि दोनों ही लोग, एक बड़ी बात है कि दोनों ही लोग शीत युद्ध में साथ लड़ रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि शीत युद्ध चालू हुआ। तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कभी भी लोग जो हैं, दोनों लोग ये कभी साथ नहीं थे, ये केवल अपने निजी हित के लिए साथ आए थे। और आपको बता दें कि यूएसएसआर और अमेरिका जो है वो बहुत पहले से ही दुश्मन रहे हैं आपसी। दोनों में व्यवस्थाओं का अंतर है जो कि भी समझेंगे। तो ये दोनों ही देश जो हैं वो पहले से ही, बहुत पहले से ही अगर हम कहें, दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। अब समझते हैं कि U2 की घटना क्या थी। ये शीत युद्ध के कारण पे अब हम आ गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे U2 की घटना। देखिए, आपकी बुक में बात नहीं दी गई है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि U2 की घटना जो है, U2 जो एक जो एयरक्राफ्ट था, एक जासूसी विमान था, किसका, अमेरिका का, जो कि सोवियत यूनियन में भेजा गया था जासूसी करने के लिए। पर सोवियत यूनियन ने देख लेता है, सोवियत यूनियन को मार गिराता है और सोवियत यूनियन इसके लिए कहता है माफ़ी मांगने को, किससे, यूएसए से। ठीक है, तो यूएसए माफ़ी नहीं मांगता क्योंकि उसका प्लेन पहले से ही जा चुका होता है। तो इससे मतभेद बढ़ जाते हैं, तनाव आ जाता है। परमाणु आविष्कार, देखिए यूएसए की अगर हम बात करें, यूएसए ने हमेशा से ही जो है यूरोप के देशों को मदद की, चाहे मार्शल योजना के माध्यम से की हो या फिर अगर हम अभी देखते हैं, देखिए ये है बेसिकली अगर हम बात करें तो देखिए स्पेन, पुर्तगाल, ये सब फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ यूएसए के। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं यूएसए के। ब्रिटेन देखिए, नॉर्वे और जर्मनी ये साथ में थे सभी, इटली, टर्की, ग्रीस, उधर ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह हैं। तो ये सब जो देश हैं ये सब किसके साथ थे, ये सब साथ थे अमेरिका के। तो अमेरिका की शुरुआत से मदद करता रहा था और ब्रिटेन और फ्रांस तो हमेशा से ही अमेरिका के साथ रहे थे, आज भी साथ हैं। तो इसलिए क्या हुआ था कि ब्रिटेन और फ्रांस में जो है इनको परमाणु हथियार मुहैया कराए थे। किसने परमाणु हथियार बनाने की ट्रिक बताई थी, अमेरिका ने। इसलिए तनाव बढ़ गया था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। ठीक है, इसके अलावा एक बात करें विचारों में मतभेद। अब विचारों में मतभेद ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, ये आपको सही से समझना है। तो देखिए, एक तरफ था अमेरिका जो कि जिसके पास था, हम समझ सकते हैं, एक क्रिकेट मैच समझिए इसको। तो अमेरिका के पास था बैट था एसएस का, एसएस मतलब कि अमेरिका के पास थी पूंजीवादी व्यवस्था, उदारवादी और लोकतंत्र का बैट था। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ बैट था जो सोवियत यूनियन था, उसके पास था अगर बात करें तो समाजवाद और साम्यवाद का, जिसमें राज्य का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या था, दोनों में आपसी राइवलरी चलनी थी। दोनों ही व्यवस्थाएं आपको बताएं कि एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि एक पूंजीवादी जो है वो राज्य के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है और समाजवाद में राज्य ही राज्य, सब कुछ राज्य पे ही निर्भर है। तो निजी हाथों में सत्ता का विरोध किया जाता है। समाजवाद में यानी सोवियत यूनियन विरोध करता था कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए, अमेरिका इसके साथ था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मतभेद थे और दोनों लोग अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे विश्व में, अपने अपने जो विचारधारा थी उसको थोपना चाहते थे। इसलिए क्या हुआ कि भाई राइवलरी चालू हो गई, प्रतिस्पर्धा चालू हो गई। अब आप समझते हैं यूएसएसआर का वीटो। अब देखिए यूएसएसआर का वीटो, देखिए यूएसएसआर ने क्या किया। यूएसएसआर देखिए आप सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है, आपको सभी को पता है। और यूएसएसआर ने लगातार यूरोप के प्रस्तावों, जो भी यूरोप के उत्थान में या विकास में सहायक थे, यूरोप द्वारा लाए गए प्रस्ताव थे, उनका विरोध कर दिया, वीटो लगा दिया लगातार। ठीक है, इसके बाद यूएसए और ब्रिटेन और फ्रांस ने भी यही चालू कर दिया। तो दोनों में लगातार तनाव बढ़ते गए। तो ये भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल खेल बना दिया था अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भी इन्होंने।
आपसी प्रतिद्वंदिता, देखिए आपसी प्रतिद्वंदिता तो समझ ही गए हैं, अगर प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धा की भावना ही ना होती तो फिर ये युद्ध संभव ही नहीं होता। दोनों ही देश साथ में लड़ते, साथ ही रहते और जो महाशक्ति थी से मेगा पावर बन सकते थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा अगर बात करें ट्रूमैन, ठीक है, ट्रूमैन जो थे, ठीक है, तो ट्रूमैन के विषय में बात करते हैं। ठीक है, ट्रूमैन जो और उनकी बात करें अगर, जो स्टालिन थे, दोनों के बीच में राइवल पहले से ही काफ़ी दुश्मनी थी और दोनों ही लोग जो थे वो अपने अपने देश के प्रमुख थे, तो इसलिए भी काफ़ी राइवली चल गई थी। ट्रूमैन वर्सेस स्टालिन के चक्कर में भी अमेरिका और यूएसएसआर आमने सामने आ गए थे। स्टालिन ने देखिए जिताया था यूएसएसआर को, ट्रूमैन ने जिताया था अमेरिका को, ये भी याद रखना है आपको वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब आपको बताते हैं, एक टिप्पणी दी थी आंद्रे ग्रोमिको ने, जो पहले उसके संबंध में जानते हैं, वो थी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में। तो कहा था ये आंद्रे ग्रोमिको, आपको बता दें विदेश मंत्री थे, यानी फॉरेन चीफ थे किसके, यूएसएसआर के। तो इन्होंने कहा था कि अगर यूएसएसआर जो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान अपनी सूझबूझ और मानवता के प्रति अपनी सजग ना दिखाता तो क्या होता, तो फिर विश्व का विध्वंस हो जाता, यानी कि विश्व नष्ट हो जाता। अब ये क्यों कहा था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की, अब मैंने आपको गंभीरता के विषय में बताया। अब हम समझते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था। देखिए इसमें हमारा पहला ही टॉपिक यही है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सीधे हम लौटते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर। देखिए ये आ गया हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो पहले हम इसमें फैक्ट की बात करें तो एक बेसिकली ये आएगा 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ, अब देखिए 1961 की बात चल रही है, तो 1961 अगर बात करें 1961 की, और इसके अलावा 1962 में ये इवेंट हुआ था। 1961 से स्टार्टिंग हो गई थी और 1962 तक चला था क्यूबा। और क्यूबा जो था, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्यूबा जो था ये एक यूएसएसआर का फ्रेंड था, यूएसएसआर का फ्रेंड था ये कौन, क्यूबा, ठीक है। और अमेरिका जो था उसके नीचे है, अमेरिका के नीचे सोवियत यूनियन का फ्रेंड एक बड़ी बात थी। तो क्या होता है कि दोनों के बीच राइवलरी चलती है और इस दौरान क्या होता है, क्यूबा में जो है सरकार गिरने का डर होता है, साम्यवादी सरकार होती है, यूएसएसआर को डर होता है कि कहीं क्यूबा में सरकार उनकी ना गिर जाए। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी जाती हैं, किसके द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा। तो और अमेरिका को ये बात भनक भी नहीं लगती है, 3 महीने बाद भनक लगती है। अब देखिए यूएसएसआर के इसमें 2 फ़ायदे थे, एक तो वो मदद कर रहा था क्यूबा की, तो क्यूबा साथ हमेशा देगा ही, और दूसरी ये इसका फ़ायदा था कि वो आसानी से अगर कभी अमेरिका पर हमला करना चाहे तो वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता था, क्योंकि वो नीचे ही लगाए रखे हैं इसने मिसाइलें। तो इस दौरान क्या हुआ, 3 महीने बाद जब पता चला तो तनाव बढ़ गया, अमेरिका ने हटाने के लिए लगातार कहा और अगर नहीं कहने पर विश्व युद्ध की धमकी भी दी थी। लेकिन दोनों देशों ने सूझबूझ दिखाई और ये बिल्कुल एक समय लगा कि शायद 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन हुआ नहीं। दोनों देशों ने सूझबूझ दिखाई और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल गया और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा चरम बिंदु जो था ये शीत युद्ध को कहा गया, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये समझ सकते हैं कि शीत युद्ध की बात हमने बताई अभी आपको, मैंने जैसे आपको बताया था आंद्रे ग्रोमिको की टिप्पणी भी मैंने आपको बताया कि वो अगर वो यूएसएसआर का पक्ष ले रहे थे, यूएसएसआर ने अगर सूझबूझ ना दिखाई होती तो विश्व का विध्वंस पक्का था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में दूसरे पॉइंट की, जो कि है इसमें काफ़ी फैक्ट आता है कि यूएसएसआर का नेता कौन था उस दौरान, वो तो ये थे निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। और अगर फिडेल कैस्ट्रो थे किसके, क्यूबा के, और इसके अलावा जॉन एफ कैनेडी थे, वो थे यूएसए के। तो ये बातें आपको याद रखने वाली हैं। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के परिणाम और प्रभाव पर। देखिए सैन्य गुटों की स्थापना, देखिए सबसे पहले सैन्य गुट की स्थापना होती है। देखिए अगर आप मान लीजिए कि एक महान इंसान है, यानी महाशक्ति है, आप शक्तिशाली हैं, तो आप अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को और लेना चाहेंगे ना, ठीक है। वैसे ही हुआ अमेरिका के साथ ही, अमेरिका ने और देशों को साथ में लपेटना चालू किया। अब वो उसने चालू किया अपने सैन्य गुटों के माध्यम से। अब आपको बता दें सबसे पहले सैन्य गुट बने कैसे। 1949 में सैन्य गुट बना था सबसे पहला, उसका नाम था क्या, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने पहला अपना संगठन बनाया 12 देशों के साथ, 12 और लोग मिल गए। अब एक आदमी जो महाशक्ति था उसके साथ 12 और छोटे छोटे लोग जुड़ गए। अब वो बन गई मेगा शक्ति की तरफ बढ़ रही थी, मेगा पावर बनने जा रही थी। कौन, अमेरिका। तो अमेरिका के जब इस तरीके के व्यवहार पर 1955 में पोलैंड की राजधानी वार्सा में जो थे यूएसएसआर के फ्रेंडों ने भी एक नई आर्मी यानी कि नया सैन्य संगठन बनाने का प्रयास किया और वो उसे जाना जाता है वार्सा पैक्ट के नाम से। वार्सा पैक्ट, वार्सा राजधानी है पोलैंड की, इसलिए इसे कहा गया वार्सा पैक्ट, ठीक है। तो ये अगर बात करें तो ये दोनों ही संगठन बने और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देखिए ये पूर्वी खेमा था, यानी कि पूर्वी गठबंधन जो था वो कहा जाता है कि सोवियत यूनियन का गठबंधन, और पश्चिमी गठबंधन जो कहा जाता है वो कहा जाता है यूएसएसआर का गठबंधन, ठीक है। तो इसके साथ ही सैन्य गुटों की स्थापना हुई
अब आपकी बात करें, मैंने आपको बताया चुका, 2 गुटों में बट गई थी दुनिया, ठीक है। इसके साथ ही होता है कि आइजनहावर सिद्धांत, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, आइजनहावर ने सिद्धांत दिया 1957 में भी दिया था, मुझे याद नहीं है सही से, 1957 में दिया था कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका को अपनी मर्जी से कभी भी सेना भेजने का अधिकार होगा, ठीक है। जब वो चाहे तभी भी सेना भेज सकती है, कहाँ, पश्चिमी एशिया में, ठीक है। तो इससे भी तनाव बढ़ गया था। बाद में फ़िलिस्तीन का साथ दिया था यूएसएसआर ने और इसराइल का साथ दिया था अमेरिका ने, और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ है, ठीक है। कोल्ड वॉर की बात और परिणाम की बात करें तो शक्ति प्रदर्शन लगातार दिखाया गया, चाहे कांगो की बात करें या फिर हम कोरिया वॉर की बात करें, यूगोस्लाविया में बमबारी करके शक्ति प्रदर्शन किया गया अमेरिका के द्वारा। तो कई ऐसी जगह थी, जैसे कि कोसोवो में हमने देखा था, तो उस प्रकार कई जगह पर हमने देखा कि अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया, शक्ति प्रदर्शन किया। नवराष्ट्रों का सिद्धांत, अब देखिए नवराष्ट्रों का सिद्धांत यानी नवराष्ट्रों की चिंता, वो भी इस समय पर उजागर हुई। देखिए उस समय पर क्या था, 1950 के दशक में देखिए औपनिवेशिक शक्तियाँ काफ़ी पावर में आ गई थी। औपनिवेशिक शक्तियाँ यानी जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी वो बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी, इसलिए उस समय काफ़ी देश आज़ाद हुए। इनमें जिम्बाब्वे, वियतनाम, भारत, इंडोनेशिया जैसे कई देश थे, और यूगोस्लाविया में से तो कई देश थे ऐसे जो समय आज़ाद हुए थे। तो इनके लिए चिंता ये थी कि वो अपनी संप्रभुता को बनाए रखें। अगर संप्रभुता को बनानी है तो क्या करना होगा उनको, तो उनको अपनी एक खुद की सरकार पर डिपेंडेंट होना होगा, पर वो तो दूसरे देशों के साथ मिलने के लिए उन्हें विवश किया जा रहा था। इस दौरान एक नया संगठन बनता है जो कि गुटनिरपेक्षता कहलाता है, गुटनिरपेक्षता नॉन अलाइंग मूवमेंट, उसके बारे में भी अलग से बात होगी। इसके बाद हम बात करें तो मुठभेड़ की स्थिति लगातार बनी रही थी। आपको बताया मैंने, कांगो वॉर, यूगोस्लाविया में लगातार मुठभेड़ होती है, सशक्तिकरण की होड़ लग गई थी अमेरिका, और लगातार बम पर बम बनाए जा रहे थे। फिर संधियाँ हुई, परंतु फिर भी इतना ज़्यादा यूएसएसआर ने बनाया था कि यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था तक बेकार हो गई थी। अब बात करते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। गुटनिरपेक्षता के पहले मैं आपको बता दूँ गुटनिरपेक्षता के बारे में। देखिए गुटनिरपेक्षता के बारे में, देखिए हम आ गए हैं सीटी युद्ध के दायरे पे। सीटी युद्ध के दायरे बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता के बारे में। गुटनिरपेक्षता आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले देखिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो चलाया गया था, जोसेफ ब्रोज टीटो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा एक नेता और थे जिनका नाम था गमाल अब्दुल नासिर, जो थे मिस्र के थे, तो उनका भी काफ़ी नाम है। अब गुटनिरपेक्ष के बारे में हम समझते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था। देखिए क्या होता है कि जब दोनों शक्तियाँ जो थी वो गुटों का निर्माण कर रही थी, उस समय जो नए राष्ट्र मैंने आपको बताया वो काफ़ी चिंता में थे कि उनकी संप्रभुता कैसे बनाए रखें। वो किसी भी देश का साथ नहीं देना चाहते थे, यानी कि वो विश्व राजनीति को एक स्थिर ढंग से निभाना चाहते थे, जो सही हो उसका वो साथ देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, यानी 2 गुटों में दुनिया विभाजित थी, तीसरी दुनिया उन्होंने बनाई, तीसरा गुट बनाया, इसका नाम था गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता बेसिकली वो आंदोलन था जो आज काफ़ी फेमस हो चुका है। 120 मेंबर्स हैं, जो कि 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन आता है, तो उस दौरान 25 मेंबर्स थे, आज 120 मेंबर हो चुके हैं। मैं आपको लास्ट रिसेंटली वेनेजुएला का जो समिट हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो गुटनिरपेक्षता था तो वो इस तरीके से फेमस हुआ। अब हम समझते हैं कि इसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। इंडिया से पंडित नेहरू ने, और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो जो थे, वहाँ के राजा भी रहे थे, ठीक है। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने जो थी, ये तीनों की काफ़ी फ्रेंडशिप थी, उन्होंने अच्छी बैठक की और इस दौरान फिर ये बना, ठीक है। तो इन देशों का क्या कहना था कि देखिए विश्व राजनीति में जो भी सही होगा हम उसका साथ देंगे, और गलत अगर हो रहा होगा तो उस पर विरोध भी किया जाएगा, ठीक है। और बाद में आज ये प्रासंगिक इतना नहीं रह गया है, क्योंकि वैश्वीकरण हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि किसी गुट से अलग रहना अपने आप संभव नहीं है। और अगर बात जैसे मान लेते हैं भारत और रशिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, आज व्यापार के मुद्दे पर काफ़ी बड़े साझेदार हैं, तो अगर भारत उसके साथ नहीं देगा यानी इसका विरोध कर देगा तो काफ़ी बड़ा लफड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह गुटनिरपेक्षता आज के समय प्रासंगिक नहीं है इतना ज़्यादा, परंतु आज भी इसका महत्व बरकरार है, परंतु कम हो गया है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अगला टॉपिक होगा बेसिकली। हाँ, ये देखते हैं। देखिए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, ये 1972 में अक्टांड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये देखिए टुवर्ड्स अ न्यू डेवलपमेंट, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि अल्प विकसित देशों के प्राकृतिक संसाधनों का कम दोहन किया जाए, ठीक है। और जो देश कर रहे थे, पश्चिमी देश जो उपनिवेश बना रहे थे इनको, वो कर रहे थे ना, तो इनको कहा गया कि भाई कम दोहन करिए, अल्प विकसित देशों को पश्चिमी बाजार उपलब्ध कराया जाए, मतलब वहाँ से व्यापार संभव किया जाए,
और पश्चिमी देशों को मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम हो जाएगी, ऐसा कुछ व्यवस्था करी जाए। उनकी तरफ कम लागत प्रौद्योगिकी उनकी यहाँ बहुत कमज़ोर हुआ करती थी। भारत की ही बात कर लेते हैं तो कुछ समय प्रौद्योगिकी बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में देखिए जो कई आर्थिक संस्थान थे जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी सहायता दी जाए। किनको? ये जो देश थी अल्प विकसित देश, जो गुड निरपेक्ष के देश थे, इनको, ठीक है। तो हम ये भी समझ गए कि ये क्या था, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में बात करते हैं, जो कि बेसिकली अंत में होंगी। हाँ, तो देखिए अंत में हम पहुँच रहे हैं। ये देखिए, तो इन पे बेसिकली कोई क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम्स में कि इनके बारे में लिखिए या कुछ भी, तो इनकी बेसिकली फुल फॉर्म आती है जैसे LTVT, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसका पूरा नाम है LTVT का। NPT का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेंस ट्रीटी, आपको याद रखने हैं, इंग्लिश में याद करने होंगे, तो कभी कभी NPT भी आ जाता है, अगर हिंदी में लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, ठीक है। स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, ठीक है, इसको बोला जाता है स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन टॉक 2, और ये है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटजिक आर्म रिड्यूशन ट्रीटी, इसको स्टार्ट भी बोला जाता है। तो ये कुछ ट्रीटीज़ हैं जिसे बेसिकली आपको नाम याद रखने हैं, और आपको NPT जो है ये इंपॉर्टेंट रहती है, इसके विषय में थोड़ा पढ़ना भी है। तो इस तरह ये जो चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अलावा मैं आपको एक YouTube जो है उसका प्लेन का भी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं एक एडवर्ड सिमोंडीज़ जो थे, जो कि अमेरिका, जो उसके USA के वित्त मंत्री, जो विदेश मंत्री रहे हैं, उनकी टिप्पणी भी सुनाता हूँ शीत युद्ध के विषय में। देखिए, शीत युद्ध के विषय में उन्होंने कहा था कि शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जंग जरूर चली, ठीक है, विचारात्मक जंग जरूर चली, ठीक है, परंतु क्या हुआ कि USSR जो था वो हमेशा इसमें विजयी रहा, उन्होंने ऐसा माना, ठीक है। परंतु अमेरिका द्वारा किए गए जो है कुछ ऐसी चीज़ें जिनके कारण बाद में जो है उनका बदलाव देखने को मिला, और USSR जो है टूट गया। अमेरिका ने यानी कि पूरा जो विघटन किया उसमें USSR मानता है कि पूरी तरीके से अमेरिका का हाथ है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर थोड़ा सा हम समझौता करते तो उस समय भी इसकी एकीकरण को संभव किया जा सकता था, ठीक है। तो ये बातें बेसिकली कही थी, आपको बाद में ये बातें पता चलेंगी अगर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब ये बातें काफ़ी अच्छा औचित्यपूर्ण रह जाएंगी। तो इस तरह आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, और आपको बेसिकली आपको नेहरू, टीटो और जो एनिक्रुमा और नासिर सुकर्णो थे, ये सभी लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। सुकर्णो के बारे में एक बात बता देता हूँ कि सुकर्णो जो फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया था, जो 1950 में था, 26 जनवरी 1950 को था, उसमें जो है सुकर्णो वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ गेस्ट थे इंडिया के फ्रॉम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। मैंने आपको बता दिया, काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे पंडित नेहरू के। तो इस प्रकार आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से जो है ये चैप्टर ख़त्म करवाना चाहूँगा। ये देखिए U2 स्पाई प्लेन की बात है, ये जो अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, ये देखिए काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए इसके बारे में। इसके अलावा हम U2 इवेंट जो है इंसिडेंट के बारे में जो खबर छपी थी उसके विषय में भी मैं आपके देखा है, देख लीजिए। इसको आप अगर ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।